शेर दिल, जासूसी, फरार, हिम्मत, सरफरोशी, वतन की खातिर जान की बाजी लगाने वाले एक गुमनाम मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान। दुश्मन के दिल में बैठकर अपने वतन का दिफा करने वाला शेर दिल। मुझे दूसरे रोज 10 बजे की गाड़ी पकड़नी थी। मैंने सूरत से 3-4 दिन बाहर रहने का बहाना सोच लिया था। अगले रोज मैं नाश्ता करने की गरज से अकेला ही दूसरे चौक वाले होटल की तरफ चला गया। वहां से वापस आकर मैंने मराठी ऑफिस के सेक्रेटरी को बताया कि होटल में मुझे मेरा मामू मिल गया है। वो बड़ौदा में कारोबार करता है। मैं 2-3 दिन के लिए उसके साथ बड़ौदा अपनी मुमानी और उनके बच्चों से मिलने जा रहा हूँ। अभी जहाँ बालाजी और मनुस्वानी को भी नहीं आना, मैं 3-4 दिनों में बल्कि उससे पहले ही सूरत वापस आ जाऊंगा। ऑफिस सेक्रेटरी को क्या एतराज हो सकता था। कहने लगा, ठीक है धर्मचंद, आप बेशक चले जाएं। मैंने कहा, मैं रिवॉल्वर साथ ले जा रहा हूँ क्योंकि कुछ मालूम नहीं कि मेरे जाते जाते अहमदाबाद बड़ौदा में हिंदू मुस्लिम फसाद शुरू हो जाए। वो बोला, जरूर साथ ले जाओ, मगर ख्याल रखना इसका लाइसेंस नहीं है। मैंने कहा, महाराष्ट्र सौराष्ट्र में बाल ठाकरे जी का राज है। किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं कि शिवसेना वालों से असलहे का लाइसेंस मांगे। ऑफिस सेक्रेटरी ने हंसकर कहा, ये तो धर्मचंद जी, तुमने 16 आने ठीक कहा। मेरी जेब में 100-150 रुपए मौजूद थे। ये काफी रकम थी। मुझे ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं थी। रिवॉल्वर को मैंने कपड़े में लपेटकर अपने पाजामे के नेफे में उड़स लिया। स्टेशन पर आकर मैंने 10 बजे वाली गाड़ी पकड़ी और कामटी की तरफ रवाना हो गया। मुझे बताया गया था कि थानर नाम का कस्बा था जिसमें कालिया हिंदू बदमाश और मुसलमानों का कातिल रहता था। ये कस्बा भसावल से कामटी जाते हुए रास्ते में आता है। उस लाइन पर मैंने पहले कभी सफर नहीं किया था। थानर कस्बे का स्टेशन बहुत छोटा था। रात के वक्त उसका लिखा हुआ हिंदी में नाम पढ़ नहीं सकता था। मैंने मुसाफिर से पूछा कि थानर कस्बा रात को किस वक्त आएगा। उसकी जबानी मालूम हुआ कि ये कस्बा भसावल से चलने के 1.5-2 घंटे बाद आता है और ट्रेन वहाँ थोड़ी देर के लिए रुकती है। मैं खामोश होकर बैठ गया। ट्रेन भसावल से रवाना हो गई। मुझे नींद आना शुरू हो गई थी। सोना मेरे लिए खतरनाक था। थानर का कस्बा निकल जाता तो मेरा बड़ा वक्त जाया होता और वक्त मेरे लिए कीमती था। मैं ज्यादा से ज्यादा 3 दिन सूरत से बाहर रहना चाहता था क्योंकि उसके बाद बालाजी और मनुस्वानी किसी भी रोज किसी भी वक्त अहमदाबाद से सूरत वापस आ सकते थे। रास्ते में कोई छोटा शहर आया। गाड़ी वहां रुकी तो मैंने चाय का मिट्टी का गिलास ले लिया। चाय गर्म थी। मैंने सारी चाय पी जिससे मेरी नींद उड़ गई। जंगलाती इलाका था, कहीं कहीं कोई दरिया भी आ जाता। रात का अंधेरा छाया हुआ था। डिब्बे की खुली खिड़की से बाहर कुछ नजर नहीं आ रहा था। कभी कभी कोई दरख्त शां की आवाज के साथ निकल जाता। ट्रेन पूरी रफ्तार से चल रही थी। मैंने वक्त का हिसाब रखा हुआ था। मेरी कलाई की घड़ी रात के 2 बजा रही थी। कोई 2:45 बजे मेरे साथी मुसाफिर ने मुझे बताया कि तैयारी पकड़ लो भैया, तुम्हारा कस्बा थानर आने वाला है। कस्बे थानर से पहले ट्रेन एक दरिया के पुल से गुजरी। उसके बाद उसकी रफ्तार हल्की होने लगी। फिर एक स्टेशन पर रुक गई। ये थानर का स्टेशन था। मैं ट्रेन से नीचे उतरा। सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म था। कहीं कहीं रोशनी हो रही थी। कुछ और मुसाफिर भी उतरे। मैं टिकट दिखाकर स्टेशन की ड्यूटी के बाहर आकर एक तरफ खड़ा होकर सोचने लगा कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। मेरा टारगेट इस कस्बे का शराब का डेरा था जो कालिया चलाता था। उसकी तस्वीर मैं अपने साथ जेब में लेकर आया था। बिजली की रोशनी में मैंने कालिया की फोटो को एक बार फिर गौर से देख लिया ताकि शक्ल पहचानने में मुझसे कोई गलती न हो। उस वक्त रात के 3:30 बज रहे थे। अभी रात का अंधेरा छाया हुआ था। स्टेशन से कुछ दूर कस्बे की धुंधली सी रोशनियां नजर आ रही थी। मैं स्टेशन की ड्यूटी में आकर एक बेंच पर बैठकर सिगरेट पीने लगा। सिगरेट मैं ऐसे ही मौकों पर पिया करता था। रुमाल में लिपटा हुआ रिवॉल्वर जो भरा हुआ था मेरे पेट के साथ लगा था और मुझे अपने मिशन का एहसास दिला रहा था। ट्रेन आगे कामटी की तरफ रवाना हो गई। प्लेटफॉर्म खाली हो गया। ड्यूटी में भी सिवाय मेरे और कोई नहीं था। टिकट चेकर भी कहीं गायब हो गया था। स्टेशन पर खामोशी थी। कस्बे की जानिब से किसी कुत्ते के भौंकने की मुसलसल आवाज आ रही थी। मैं बेंच पर अकेला बैठा हुआ था। मैंने सोचा कि सुबह होने तक मुझे थोड़ी सी नींद लेनी चाहिए। चुनाचे मैं बेंच पर इस तरह लेट गया कि पाजामे में फंसाए हुए रिवॉल्वर पर मेरे दोनों हाथ थे। ट्रेन के सफर में मैं बिल्कुल नहीं सो सका था, इसलिए बड़ी जल्दी नींद आ गई। आंख उस वक्त खुली जब ड्यूटी में मुसाफिर सामान उठाए प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे थे। दिन निकल चुका था। मैं जल्दी से उठ बैठा। सबसे पहले पेट पर एक जानिब हाथ रखा। रिवॉल्वर मौजूद था। स्टेशन के सामने 3-4 खोखा नुमा दुकानें खुल गई थी। मौसम खुशगवार था। आसमान को बादलों ने ढांप रखा था। ठंडी खुशगवार हवा चल रही थी। मैं एक चाय की दुकान पर आ गया जहां मैंने नाश्ता किया, चाय पी और बाहर आकर कस्बे की तरफ जाने वाले एक यक्के में बैठ गया। यक्का खेतों में से गुजर रहा था। हरे भरे खेत हवा में लहरा रहे थे। सामने कुछ फासले पर एक टीले के दामन में कस्बों के ढलवान छतों वाले मकान नजर आ रहे थे। मुझे कालिया के शराब खाने में जाना था। इस बारे में यक्के वाला मुझे बिल्कुल सही मालूमात दे सकता था।
मैंने बातों ही बातों में उससे कहा कि मैंने इस कस्बे के बारे में सुना है कि यहाँ पुलिस का बड़ा अच्छा इंतजाम है, चोरी चकारी बिल्कुल नहीं होती। यक्के वाला बोला, ये सब कहने की बातें हैं जी, थानर में क्या नहीं होता। मैंने कहा, लोग ये भी कहते हैं कि इस गांव में गैर कानूनी शराब वगैरह का धंधा बिल्कुल नहीं होता। यक्के वाला हंस पड़ा। उसने बताया कि थानर में कालिया का शराब जुए का अड्डा है, वहाँ शराब भी बिकती है, जुआ भी होता है। उसे जागीरदार का आशीर्वाद हासिल है, इसलिए पुलिस ने उसे खुली छुट्टी दे रखी है। उसकी ज़बानी मुझे पता चला कि कालिया का शराब खाना टापी दरिया के किनारे पर बड़े दरख्तों के दरमियान बना हुआ है। थानर कस्बे के यक्कों के अड्डे पर मैं यक्के से उतर गया और दरिया की तरफ चलने लगा। यहाँ दरिया दो पहाड़ी टीलों के दरमियान से गुजर कर आता था और उसका पाठ ज्यादा कुशादा नहीं था। इमली, नारियल और ताड़ के बहुत दरख्त थे। एक जानिब मुझे बड़ के दरख्तों का झुंड नजर आया। मैं उस तरफ चल पड़ा। यहाँ एक झोंपड़ा था जिसके बाहर कुछ मजदूर और किसान टाइप के लोग जमीन पर आमने सामने बैठे देसी शराब पी रहे थे। ये देसी शराब ताड़ी थी। ये लोग मिट्टी के आबखोरों में सफेद रंग की ताड़ी पी रहे थे और साथ साथ पत्तों पर रखे हुए नमकीन चने भी खा रहे थे और बड़ी तेज तेज बातें कर रहे थे। झोंपड़ी के अंदर दरवाजे के पास लकड़ी के तख्त पर एक आदमी बैठा हुआ था। उसके पास टीन के ड्रम में ताड़ी भरी हुई थी। ड्रम को टूटी लगी हुई थी। वो उसमें से आबखोरों में ताड़ी डाल कर देता था। मैंने भी 1 रुपया देकर ताड़ी का ग्लास लिया और वहीं एक तरफ होकर बैठ गया। मेरी आंखें अपने टारगेट कालिया बदमाश को तलाश कर रही थीं, मगर वो मुझे कहीं नजर न आया। मेरे करीब ही एक कमजोर सा बूढ़ा आदमी ताड़ी का आबखोरा सामने रखे बैठा आहिस्ता आहिस्ता सर हिला रहा था। वो नशे में था। मैंने उससे इधर उधर की बातें शुरू कर दी। वो आदमी भी मुझसे बेरब्त सी बातें करने लगा। मैंने उससे पूछा, आज सेठ कालिया नजर नहीं आ रहा, क्या वो कामटी गया हुआ है? बूढ़ा बोला, आ जाएगा, अभी आ जाएगा, नहीं तो रात को तो जरूर आएगा। रात को माल समेटना होता है, उन पर लक्ष्मी देवी बड़ी मेहरबान है। 1 रुपए का ग्लास लेते हैं, ताड़ी में पानी मिला कर देते हैं, नशा ही नहीं होता। मैंने उसी वक्त सोच लिया कि मुझे यहाँ रात को आना चाहिए। ताड़ी मुझे बिल्कुल नहीं पीनी थी। मैंने ताड़ी का मिट्टी का ग्लास हाथ में पकड़ा और जरा दूर होकर जमीन पर बैठ गया। 2-3 मिनट इसी तरह बैठने के बाद मैंने उसकी नजरें बचाकर ग्लास में से ताड़ी जमीन पर उंडेली। ग्लास वहीं रहने दिया और उठकर वहां से कस्बे की तरफ चल दिया। कस्बे में एक बड़ा मंदिर था। ये शिवांती देवी का मंदिर था। सारा दिन मैंने उसी मंदिर में गुजार दिया। दोपहर को कस्बे में एक विष्णु ढाबे में जाकर खाना खाया और वापस मंदिर में आकर एक दरख्त के नीचे लेट गया। रिवॉल्वर को थोड़ी थोड़ी देर बाद हाथ लगाकर देख लेता था। मुझे यकीन था कि कालिया रात को शराब खाने में जरूर आएगा, क्योंकि उस वक्त उसे सारे दिन की कमाई का हिसाब देखना होता था। लेकिन मैं शाम होते ही शराब खाने की तरफ चल दिया। मैं कालिया को अंधेरा होने से पहले एक नजर देखना चाहता था। एक मंसूबा मैंने जहन में सोच लिया। मंसूबा कोई इतना पुरस्कार और पेचीदा नहीं था। मुझे कालिया को शराब खाने से कुछ दूर दरिया की तरफ ले जाना था। उसके बाद उसका काम तमाम कर देना था और फिर वहां से फरार होना था। सूरज गुरूब हो चुका था। शाम का हल्का हल्का अंधेरा फैल रहा था जब मैं कालिया के शराब खाने में आया। मैं एक तरफ होकर दूसरे शराबियों के पास बैठ गया और सिगरेट पीते हुए सर को कभी कभी यूं हिलाने लगता जैसे मैं नशे में हूँ। अभी तक मुझे शराब खाने वाले झोंपड़े के अंदर और बाहर कालिया बदमाश की शक्ल नजर न आई थी। रात हो गई तो झोंपड़े के अंदर और बाहर मिट्टी के तेल की 2 लालटेनें रोशन हो गईं। काफी इंतजार के बाद मैंने देखा कि कस्बे की तरफ से आने वाली कच्ची सड़क पर एक मोटरसाइकिल सवार चला रहा है। मोटरसाइकिल की बत्ती रोशन थी। मोटरसाइकिल शराब खाने की एक तरफ आकर रुकी। बत्ती बुझी और एक दरमियाने जिस्म का आदमी जिसने खद्दर का कुर्ता पाजामा पहना हुआ था, हाथ में चमड़े का बड़ा थैला उठाए मोटरसाइकिल से उतरकर शराब खाने की झोंपड़ी की तरफ आया। उसे देखकर झोंपड़ी से एक आदमी ने आगे बढ़कर उसका बैग ले लिया। जब ये आदमी लालटेन की रोशनी में आया तो मैंने उसे पहचान लिया। ये कालिया था। बिल्कुल वही शक्ल थी जिस शक्ल की फोटो मेरे पास मौजूद थी। वो झोंपड़ी में दाखिल हुआ। तख्त के पास खड़े होकर उसने शराब के ड्रम का ढकना उठाकर देखा। जो आदमी गद्दी पर बैठा था उससे 2-3 बातें की और झोंपड़ी के बाहर लोहे की कुर्सी पर आकर बैठ गया और जेब से सिगरेट का पैकेट निकालकर एक सिगरेट सुलगा लिया। मुसलमानों के इस कातिल को मैंने पहचान लिया था। अब मुझे अपने मंसूबे पर अमल करते हुए उसे दरिया की तरफ ले जाना था। मैंने काफी गौर किया। उसे दरिया की तरफ अकेले ले जाना मुझे मुश्किल नजर आया, क्योंकि 2 आदमी उसके दाएं बाएं जमीन पर चौकस होकर बैठे थे। ये कालिया के बॉडीगार्ड लगते थे। मैं उस दरख्त के पीछे घास पर एक खाली आबखोरा सामने रखे शराबी होने की अदाकारी करता रहा, ताकि कोई दूर से देखे तो यही समझे कि शराबी गाहक है। मेरा दिमाग एक और मंसूबे पर सोच विचार कर रहा था। कालिया मोटरसाइकिल पर सवार होकर कस्बे से आया था। उसे वापस भी जाना था और शायद उसी मोटरसाइकिल पर वापस जाए। कस्बा वहां से दूर था और कच्ची सड़क पर अंधेरा था। मैं अगर से इस कच्चे रास्ते में किसी जगह छुपकर कालिया की वापसी का इंतजार करता तो अपने मकसद में कामयाब हो सकता था। अगर फर्ज कर लिया कि कालिया रात को मोटरसाइकिल पर कस्बे में वापस नहीं जाता
और शराब खाने में सो जाता तो फिर मैं दूसरी रात का इंतजार कर सकता था। लेकिन उसे बातों में लगाकर या कोई चक्कर देकर दरिया की तरफ ले जाना इतना आसान काम नहीं था। जब मैं देख रहा था कि उसके 2 बॉडीगार्ड दाएं बाएं बैठे हुए थे, मैंने अपनी स्कीम पर 2-3 बार गौर किया। आखिर मेरे दिमाग ने उसके हक में फैसला दे दिया। मैं खामोशी से उठा और कस्बे की तरफ जाने वाली सड़क पर आकर शराबियों की तरह डोलते हुए रवाना हो गया। जब अंधेरे में आ गया तो सही तरीके से चलने लगा। इस कच्चे रास्ते के दोनों जानिब खेत थे जिनमें ऊंची फसल उगी हुई थी। ये फसल मेरे लिए बड़े उम्दा छुपाव का काम दे सकती थी। कस्बे और शराब खाने के आधे रास्ते में आकर मैं सड़क से हटकर एक खेत की मींड पर अंधेरे में बैठ गया। जहां से मुझे शराब खाने की लालटेन की टिमटिमाती रोशनी नजर आ रही थी। मैंने रिवॉल्वर निकालकर अंधेरे में उसे गौर से देखा। ये पहले ही से भरा हुआ था। मुझे यकीन था कि ये मुझे धोखा नहीं देगा। मैं रिवॉल्वर को एक फायर करके चेक नहीं कर सकता था, ये मेरी मजबूरी थी। वहां इतने जोर के धमाके की आवाज सुनकर कालिया के लोग जरूर उस तरफ आते। मुझे हर हालत में खेत में बैठकर अपने शिकार का इंतजार करना था। खा वो रात के 1 बजे आए, खा 2 बजे आए, और ये भी हो सकता था कि वो ना आए और रात को शराब के डेरे पर ही सो जाए। आसमान पर बादल थे, क्योंकि एक भी तारा दिखाई नहीं दे रहा था। हवा भी चल रही थी, हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। कस्बे की तरफ से किसी वक्त किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आ जाती। बैठे बैठे मैं थक गया तो उठकर कच्ची सड़क के किनारे टहलने लगा। टहलते टहलते बेजार हो गया। वापस खेत किनारे मींड पर आकर बैठ गया। एहतियात के तौर पर सिगरेट भी नहीं सुलगाया था कि माचिस की रोशनी देखकर कोई इस तरफ ना आ जाए। कलाई पर लगी हुई घड़ी को आंखों के करीब लाकर गौर से देखने की कोशिश करता। ये घड़ी ऐसी थी कि जिसकी सुइयां चमकती नहीं थी। कुछ पता नहीं चल रहा था कि रात कितनी गुजर चुकी है। हवा जरा थमी तो मच्छरों ने तंग करना शुरू कर दिया। मच्छरों से बचने के लिए मैं दोबारा उठकर टहलने लगा। अचानक दूर से मोटरसाइकिल स्टार्ट होने की दबी दबी आवाज आई। मेरे जिस्म में खुशी की लहर दौड़ गई। ये आवाज कालिया की मोटरसाइकिल की ही हो सकती थी। वो कस्बे की तरफ वापस आ रहा था। मैं तैयार हो गया। रिवॉल्वर मैंने कमीज के अंदर ही इस तरह छुपा लिया था कि वक्त आने पर हाथ जरा नीचे ले जाकर बड़ी आसानी से निकाल सकता था। इसकी मैंने 3-4 बार रिहर्सल भी कर ली। अब दूर से मुझे मोटरसाइकिल की लाइट की रोशनी नजर आने लगी। इंजन की आवाज भी करीब आ रही थी। मुझे इस बात की भी तस्दीक करनी थी कि मोटरसाइकिल पर कालिया ही सवार है, उसका कोई बॉडीगार्ड सवार नहीं। मोटरसाइकिल कच्ची सड़क पर चली आ रही थी। मैं धड़कते दिल के साथ उसकी रोशनी को करीब से करीब आते देख रहा था। जब रोशनी काफी करीब आ गई तो मैं खेतों में से निकलकर सड़क के दरमियान आ गया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और ऊंची आवाज में दुहाई देने लगा। कालिया भाई मुझे बचा लो, कामटी के बदमाश मेरी बेटी को उठा कर ले गए हैं। कालिया भाई राम का वास्ता देता हूँ, मुझे बचा लो। मुझ पर मोटरसाइकिल की पूरी रोशनी पड़ रही थी। मोटरसाइकिल मेरे करीब आकर रुक गई। मैंने इस रोशनी में देखा कि मोटरसाइकिल पर कालिया ही सवार था। उसने इंजन बंद कर दिया और पूछा, क्यों बे, क्यों शोर मचा रहा है? मैंने कहा, कालिया भाई, कामटी के बदमाश मेरी कन्या को उठा कर ले गए हैं। मेरी इज्जत बचा लो भैया, मैं तुम्हें भगवान का वास्ता देता हूँ। कालिया ने मुझे गाली देकर कहा, अबे क्यों चीख रहा है, किस तरफ गए हैं बदमाश? मैंने रोने की अदाकारी करते हुए कहा, स्टेशन की तरफ गए हैं कालिया भैया। उसने मुझे झिड़क कर कहा, चल मेरे पीछे बैठ, देखता हूँ ये कामटी के बदमाश कौन है साले। बैठ जा, राम तुम्हारा भला करे, तुम्हारा भला करे। ये कहता हुआ मैं मोटरसाइकिल के पीछे आ गया। पीछे आते ही मैंने कुर्ते के नीचे हाथ डालकर रिवॉल्वर निकाला और उसकी नाली कालिया की खोपड़ी के साथ लगाकर फायर कर दिया। मैं कुर्बान जाऊं अपने रिवॉल्वर के, उसने मुझे धोखा न दिया था। एक धमाका हुआ, मेरे हाथ को झटका लगा और कालिया मोटरसाइकिल पर से एक तरफ गिर गया। मोटरसाइकिल का इंजन स्टार्ट था, उसकी बत्ती जल रही थी। मोटरसाइकिल एक तरफ को लुढ़क गया। मैंने उसे उठाकर सीधा किया, उस पर सवार हुआ और गियर लगाकर पूरी रफ्तार से उसे गांव की तरफ दौड़ाने लगा। कस्बे के करीब आकर मैंने उसकी बत्ती बुझा दी और उसका रुख रेलवे स्टेशन की तरफ कर दिया। रेलवे स्टेशन पर वीरानी छाई हुई थी। उस वक्त वहां कोई ट्रेन नहीं थी। मैंने मोटरसाइकिल रेलवे लाइन के साथ पीछे को जाती पगडंडी पर डाल दिया। मैं भसावल की जानिब जितनी दूर निकल सकता था निकल जाना चाहता था। मैंने टारगेट मार लिया था और उस कातिल की खोपड़ी उड़ा दी थी जिसने बेगुनाह मुसलमानों को बेदर्दी से कत्ल किया था और मासूम मुसलमान औरतों की बेहुरमती की थी। अब मुझे वहां से फरार होना था, क्योंकि रिवॉल्वर के धमाके की आवाज कालिया के शराब के अड्डे तक जरूर गई होगी और कालिया के बॉडीगार्ड समझ गए होंगे कि ये रिवॉल्वर या पिस्तौल का फायर था। वो जरूर उस तरफ को दौड़े होंगे। सड़क पर कालिया की लाश पड़ी थी जो उन्हें जरूर नजर आ जाती। मोटरसाइकिल गायब होने से उन्हें साफ मालूम हो जाएगा कि कातिल उनके सरगना को कत्ल करके मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया है। ये सारा वीरान इलाका था, कोई बड़ा शहर करीब नहीं था। मुझे उस मोटरसाइकिल की आवाज से भी निजात हासिल करनी थी और उसके जरिए मैं वारदात की जगह से ज्यादा दूर भी निकल जाना चाहता था। मोटरसाइकिल कच्चे रास्ते पर उछलती हुई जा रही थी। उसकी रफ्तार गड्ढों की वजह से कम हो गई। रेलवे लाइन के साथ नीचे झाड़ियों में कोई सड़क तो होती नहीं। पैदल चलने वालों की वजह से एक पगडंडी बन गई थी। इसके बावजूद मैं मोटरसाइकिल को मजबूती से संभाले जा रहा था। अंधेरे में चीजें साफ नजर भी नहीं आ रही थी।
कुछ दूर चलने के बाद मोटरसाइकिल के सामने अचानक एक दीवार आ गई। मैंने ब्रेक लगा दी, इंजन बंद किया, उतर कर देखा कि आगे ये पत्थर की दीवार जिसकी दूसरी जानिब बहुत बड़ी नदी बह रही थी, उसके ऊपर रेलवे लाइन का पुल बना हुआ था। मैं बड़ी मुश्किल से मोटरसाइकिल को चढ़ाई पर धकेल कर रेलवे लाइन पर आ गया। सोचा लाइन के साथ पुल का पैदल रास्ता होगा, उस पर मोटरसाइकिल लेकर निकल जाऊंगा। रेल की पटड़ी के साथ पैदल चलने के लिए रास्ता जरूर नजर आया, मगर ये रास्ता ऐसा था कि पटड़ी के स्लीपरों में से नीचे बहती हुई नदी का पानी साफ दिखाई दे रहा था। मैंने इरादा बदल लिया, मोटरसाइकिल को जरा आगे ले जाकर नदी में लुढ़का दिया। मोटरसाइकिल नदी में गिरी और फिर नजरों से ओझल हो गई। मैं पटड़ी के साथ साथ संभल कर पांव रखता हुआ चलने लगा। एक तो रात का अंधेरा, दूसरा रेलवे लाइन के स्लीपरों के नीचे से नदी का जोरों शोर से बहता हुआ पानी साफ नजर आ रहा था। जरा सा पांव गलत पड़ने पर मैं नदी में गिर सकता था। खुदा के भरोसे चलता रहा, दूसरा कोई रास्ता नहीं था। पुल काफी बड़ा था, ये नदी भी किसी दरिया की तरह लगती थी। पुल के दरमियान में जाकर मुझे चक्कर सा आ गया, वहीं बैठ गया, आंखें बंद कर ली और खुदा को याद करने लगा। वहां ज्यादा देर रुक भी नहीं सकता था। कालिया के गुंडे मेरी तलाश में उस तरफ आ सकते थे। 10-15 सेकंड के बाद अल्लाह का नाम लेकर उठा और पटड़ी के स्लीपरों पर फूंक फूंक कर कदम रखता हुआ चल पड़ा। खुदा खुदा करके पुल खत्म हुआ। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। पीछे मुड़कर थानर कस्बे पर एक निगाह डाली, उस तरफ गहरी खामोशी छाई हुई थी। किस्से की इक्का दुक्का रोशनियां टिमटिमा रही थी। लगता था किसी को कालिया के कत्ल की अभी तक खबर नहीं हुई। रेल की पटड़ी जमीन से ऊंची थी। मैं नीचे उतर आया और तेज तेज चलने लगा। चलते चलते मेरे ऊपर पानी की बूंदें गिरी। मैंने ऊपर आसमान की तरफ देखा, बूंदें मेरे चेहरे पर भी पड़ी। बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। मैं चलता रहा, चाहता था कि कोई स्टेशन आए और गाड़ी मिल जाए तो मैं उसमें बैठकर इस इलाके से निकल जाऊं, या फिर भसावल को जाती कोई बड़ी सड़क मिल जाए जहां किसी ट्रक वगैरह को रुकवा कर उसमें बैठूं। आधी रात को लारियां तो नहीं चलती थीं, ट्रांसपोर्ट के ट्रक वगैरह ही चलते थे, मगर ना कोई स्टेशन आ रहा था, ना किसी जानिब कोई सड़क का निशान मिल रहा था। बूंदाबांदी आहिस्ता आहिस्ता बारिश की शक्ल इख्तियार कर रही थी। रिवॉल्वर मैंने दोबारा पाजामे के अंदर छुपा कर रख लिया था, जिसकी नाली मेरे पेट से लगी हुई थी, इसलिए तेज चलने में दिक्कत भी पेश आ रही थी, मगर मैंने अपनी रफ्तार कम न की। काफी देर तक चलने के बाद मुझे दूर सिग्नल की सुर्ख बत्ती नजर आई। कोई रेलवे स्टेशन करीब आ रहा था और मैं बड़ा खुश हुआ और ज्यादा जोशो खरोश के साथ ज्यादा तेज रफ्तारी से चलने लगा। सिग्नल की बत्ती करीब आ गई। उस वक्त बारिश बाकायदा हो रही थी। मेरे सर के बाल और कपड़े बारिश में भीग गए थे। मैं रेल की पटड़ी पर चढ़ गया। मैं रेलवे लाइन के स्लीपरों पर नहीं था, बल्कि उसके साथ जो पतली सी पगडंडी बनी हुई थी उस पर चल रहा था। बारिश खामोशी से हो रही थी, न बिजली चमक रही थी, न बादल गरज रहे थे। सिग्नल का खंबा मेरी बाएं जानिब से पीछे गुजर गया। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर कहीं कहीं रोशनी हो रही थी। मैं रेलवे लाइन की तरफ से प्लेटफॉर्म पर आ गया। हिंदी में प्लेटफॉर्म के सिरे पर लगे हुए बोर्ड पर स्टेशन का नाम लिखा था, जो अंधेरे में मुझसे पूरी तरह पढ़ा न गया, सिर्फ चंपाली ही पढ़ा गया। उसके आगे भी एक लफ्ज था, शायद नगर या नागर था। प्लेटफॉर्म आधी रात के अंधेरे और बारिश में खाली था। मैं दौड़कर प्लेटफॉर्म के गेट से गुजरकर ड्योढ़ी में आ गया। यहाँ भी कोई नहीं था। प्लेटफॉर्म के वस्त में गेट के आगे आधी छत पड़ी हुई थी। यहाँ 2 बेंच थे। एक बेंच पर एक आदमी उकड़ू बैठा बीड़ी पी रहा था। यहाँ ऊपर बल्ब रोशन था। मैंने उससे पूछा, भाई भसावल जाने वाली गाड़ी किस वक्त आएगी? वो कोई रेलवे का ही आदमी था। कहने लगा, कामटी से एक गाड़ी थोड़ी देर में पहुंचने वाली है, टिकट ले आओ। मैंने कहा, टिकट वाली खिड़की तो बंद है, वहाँ कोई भी नहीं है। उसने बेनियाजी से कहा, अभी आ जाएगा बाबू। मैंने सोचा कि बगैर टिकट ही ट्रेन में बैठ जाऊंगा। रास्ते में टिकट चेकर आया तो जुर्माना कर दूंगा। इतने में मुझे स्टेशन की ड्योढ़ी की तरफ से खिड़की खुलने की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा, टिकट बाबू ने खिड़की खोलकर बत्ती जला दी। मैं तेज तेज चलता गया और टिकट बाबू से कहा, सूरत का एक टिकट दे दो। वो बोला, ये गाड़ी सिर्फ भसावल तक जाती है। मैंने कहा, चलो भसावल का ही टिकट दे दें। 3rd क्लास का टिकट लेकर मैंने जेब में रखा और प्लेटफॉर्म पर आकर गाड़ी का इंतजार करने लगा। मुझे बड़ी खुशी हुई जब थोड़ी देर बाद ही थानर कस्बे की जानिब से, जिधर मैं कालिया गुंडे का खून करके आया था, ट्रेन के इंजन की सीटी की आवाज आई। बेंच पर जो आदमी बैठा हुआ था उसने नींद भरी आवाज में कहा, बाबू जल्दी से ट्रेन में चढ़ जाना, यहाँ ट्रेन 2-3 मिनट ही ठहरती है। उस इलाके में कोयले से चलने वाले इंजन भी चलते थे, शायद इसलिए कि भारत के इस इलाके में कोयला बहुत निकलता था। दूर से इंजन की रोशनी करीब आ रही थी। फिर छक छक करती रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। मैं प्लेटफॉर्म पर गेट के ऊपर जलते बल्ब की रोशनी में खड़ा था और मुझ पर खूब रोशनी पड़ रही थी। मेरे ऊपर प्लेटफॉर्म की छत थी जिस पर बारिश की बूंदें शोर मचा रही थीं। ट्रेन के डिब्बों में खूब रोशनी हो रही थी। डिब्बे एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता गुजर गए। फिर ट्रेन रुक गई। मैं एक डिब्बे के दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि अंदर से 4-5 आदमी उठकर दरवाजे की तरफ बढ़े। मैं रोशनी में खड़ा था। अचानक उनमें से एक आदमी ने चिल्लाकर कहा, यही है वो आदमी। मैं बौखला सा गया। मैंने उस आदमी को देखा। मैंने उसे पहचान लिया।
ये वो आदमी था जो कालिया के शराब के अड्डे पर झोंपड़े में तख्त पर शराब के ड्रम के पास बैठा हुआ था। मैंने उसी से 1 रुपया देकर शराब का आप खोरा लिया था। वो आदमी दूसरी बार चिल्लाया, इसी ने कालिया को कत्ल किया है, पकड़ो इसे। बस फिर क्या था, जैसे वो लोग डिब्बे के दरवाजे में से छलांगे लगाकर प्लेटफॉर्म पर आए। मैंने भसावल की तरफ मुंह किया और प्लेटफॉर्म पर अंधाधुंध दौड़ लगा दी। कालिया के आदमी भी अंधाधुंध मेरे ताक़ुब में दौड़ पड़े। उनकी आवाजें मेरे कानों से टकरा रही थीं। तुम इसी तरफ से जाओ, बंसी तुम रेलवे लाइन पर हो जाओ, जाने न देना इसको। प्लेटफॉर्म की छत पीछे रह गई। मैं बारिश और अंधेरे में दौड़ता चला जा रहा था। फिर प्लेटफॉर्म भी खत्म हो गया। आगे प्लेटफॉर्म की ढलान थी, उससे आगे रेलवे लाइन शुरू हो गई थी। मैं न पीछे मुड़कर देख रहा था, न दाएं बाएं देखने की फुर्सत थी, बस नाक की सीध में भागा चला जा रहा था। पीछे गुंडों के भागने और शोर मचाने की आवाजें बराबर मेरा ताक़ुब कर रही थीं। मेरा रिवॉल्वर इस भाग दौड़ में मेरे पजामे में से खिसक कर नीचे गिर गया। मेरे पास उसे उठाने का वक्त भी नहीं था। मैं अंधाधुंध भागता जा रहा था कि पीछे पिस्तौल का धमाका हुआ। मुझ पर पिस्तौल का फायर किया गया था, मगर अंधेरे में निशाना चूक गया। फिर ऊपर तले 2-3 फायरों के धमाके हुए। मैं घबरा गया, कोई भी गोली मुझे लग सकती थी। मैं दौड़ता हुआ रेलवे लाइन की दूसरी तरफ आ गया। अचानक सामने किसी रेलवे पुल का बहुत ऊंचा और बहुत बड़ा ढांचा अंधेरे में नमूदार हुआ। ये रेलवे पुल था। पीछे से पिस्तौल के 2 फायर आए। गोलियां पुल के गार्डरों से टकराईं। मैं पुल पर चढ़ चुका था। ये पुल एक आहनी सुरंग की तरह था। पुल के साथ एक तरफ पैदल चलने के लिए रास्ता बना हुआ था। मैं उस पर दौड़ रहा था। अब गुंडे भी पुल पर चढ़ चुके थे और मुझ पर फायर कर रहे थे। एक गोली मेरे कान के बिल्कुल करीब से होकर गुजर गई। मैं खुशकिस्मती से बच गया। दौड़ते दौड़ते मुझे बाएं जाने पुल पर एक बैल्कनी नजर आई। ये बैल्कनी इसलिए बनाई गई थी कि अगर कोई आदमी पैदल चल रहा हो और गाड़ी आ जाए तो वो वहां पनाह ले सके। मैं बैल्कनी की तरफ बढ़ा। मैंने दरिया में छलांग लगाने का फैसला कर लिया था, क्योंकि पीछे से मुझ पर बराबर फायर आ रहा था। एक गोली बैल्कनी की आहनी रेलिंग से टकराई, दूसरी गोली को मुझ पर आना था। मैंने अल्लाह का नाम लिया और दरिया में छलांग लगा दी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।